Hello students, this is Dr. Aftab Ansari, and how are you? Hope you all are well, as we know that this is very adverse condition for all of us due to corona pandemic. So no need to go outside from your home, and no need to become panic. Stay home, stay happy, and stay safe. Today we are going to discuss uh, about a important bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, also known as the causal organism of TB. TB, in general, we are talking about TB. This is called the tuberculosis. This bacteria is a causal organism of the tuberculosis, and full name is called Mycobacterium tuberculosis. So let us go to study about this. Uh, as Mycobacterium, the word Mycobacterium is made up of two two words, that is myco. Myco means fungus, and bacteria means bacteria, that means fungus like बैक्टीरिया. ऐसा कोई बैक्टीरिया जो कि कुछ फंगस के लाइक दिखता हो, फंगस की तरीके से दिखता होगा, इसलिए इसको कहा गया माइकोबैक्टीरियम. Mycobacterium causes most important human disease, tuberculosis. Means कि this Mycobacterium tuberculosis is a causative agent of tuberculosis, which is very important disease of human beings. Now this is the first point of this bacteria. Morphology. आप जानते हैं कि मार्फोलॉजी क्या चीज़ होता है. मार्फोलॉजी मीन्स कि हाउ द बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया लुक्स लाइक एक्सटर्नली, बाहर से ये कैसे दिखता है, इसी को हम बोलते हैं मार्फोलॉजी. मार्फोलॉजी में है क्या चीज़, मॉर्फ एंड लॉगस. मॉर्फ मीन्स आकार एंड लॉगस मीन्स उसकी स्टडी, वो बाहर से उसका आकार कैसा दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं मार्फोलॉजी. तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसकी हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा रड शेप्ड बैक्टीरिया होता है. यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा मिलेगा, लार्ज मोटाइल रड शेप्ड. कैसा होता है ये बड़ा होता है, मोटाइल होता है. मोटाइल मीन्स आई थिंक यू नो वेल अबाउट दिस. मोटाइल मीन्स कि द बैक्टीरिया पजेस फ्लैजेला and can move from one place to other place. So this bacteria is large, motile and also rod shaped. रड शेप्ड का मतलब ये कुछ छड़ के तरीके के स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इनको रड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं. रिजम्बल विथ एक्टिनोमाइसीड्स. एक्टिनोमाइसीड्स इज ए फैमिली, एक्टिनोमाइसीड्स इज ए फैमिली ऑफ फंगस. तो कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, ये रिजम्बल करता है, ये कुछ समानता दर्शाता है एक्टिनोमाइसीड्स के अंतर्गत आने वाले जितने भी फंगस होते हैं उनसे कुछ मैच करता है ये. ठीक है. और इसकी जो माप है, इसका जो मेज़रमेंट है, मेजरिंग अबाउट 2 to 4 माइक्रोमीटर्स होते हैं ये इन लेंथ, और 0.2 से लेकर के 0.5 मिली माइक्रान इसकी जो है विड्थ होती है. इसकी चौड़ाई इतनी होती है. और स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व, ये सीधा होता है या कुछ तो ऐसा झुका होता है, कर्व होता है इसमें. फाउंड इन पेयर और इन स्मॉल ग्रुप, या तो छोटे ग्रुप में, या कह सकते हैं कि 2 की संख्या में एक साथ में पाया जाता है ये. और ये बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है, या कह सकते हैं कि वीक पॉजिटिव होता है. ये ग्राम पॉजिटिव तो है मगर वीक पॉजिटिव है. और एसिड फास्ट स्टेनिंग में ये नेगेटिव होता है एंड नॉन स्पोरिंग होता है. ये खास बात यहाँ पर है. ये जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात करते हैं. ये एसिड फास्ट स्टेनिंग, खासकर इसको डिटेक्ट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक हमारे पास स्टेन करने का तरीका है. जैसे कि हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को टेस्ट करते हैं, ऐसे एक दूसरा भी तरीका है जिसको हम बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग. तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में हम इसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में. एंड नॉन स्पोरिंग मीन्स कि दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस नो स्पोर, मीन्स कि ये स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है. फिर हम चलते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पे कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं. तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इस बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए या इसको ग्रो करने के लिए हमको कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या कह सकते हैं कि किस पीएच पे, किस टेम्परेचर पे
या कह लीजिए कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसको हम साधारण रूप से इन जनरल हम इसको कल्चर मीडियम बोलते हैं, तो ऐसे कौन से कल्चर मीडियम में ये अच्छे से ग्रो करता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर इट्स ग्रोथ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, इसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इसको ग्रोथ करने के लिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, इसकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है और पीएच की बात करते हैं तो लगभग इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 37 सेंटीग्रेड है, और इसकी पीएच जो हम जिस पीएच में इसको हम ग्रो कराएं तो उसका जो पीएच लेवल है वो 6.4 टू 7.0 होना चाहिए, तभी अच्छे से ग्रो करेगा। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आर आल्सो ग्रोइंग growing mycobacterium tuberculosis आर स्लो ग्रोइंग ही मीन्स कि ये जो इसका डेवलपमेंट है, इसको जो ये जो ग्रो करता है बहुत स्लो करता है ये। और इसमें लिखा है माइक्रोब, स्लो ग्रोइंग माइक्रोब है एंड कैन ग्रो ऑन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड मीडियम, ये सॉलिड मीडियम में भी ये ग्रो कर सकता है और ये लिक्विड मीडियम में भी ग्रो कर सकता है। द मोस्ट कॉमन मीडिया, इसके लिए जो कॉमन मीडिया जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर है कि द मोस्ट कॉमन मीडिया आर यूज टू कल्चर आर लोसेंटिन, एक कल्चर मीडियम है, लोसेंटिन जेंसन मीडियम है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, उसमें आसानी से ग्रो कर सकता है। दिस मीडियम कंटेन कागुलेटेड, और जो ये मीडियम है ये स्पेसिफिक मीडियम है जिसमें अच्छे से ग्रो करता है, ये कागुलेटेड होता है, कागुलेटेड हैंस एग, इसमें हैंस एग भी रखते हैं, कागुलेटेड रूप में होता है वो कुछ आफ्टर इंक्यूबेशन, और इसमें इसको जब हम ग्रो कराते हैं और इसका इंक्यूबेशन करते हैं, इट फॉर्म ड्राई रफ, कुछ सूखा या कह सकते हैं कुछ रफ टाइप का, ये कुछ उभरा हुआ रेज्ड इरेगुलर कॉलोनीज़ का ये फॉर्मेशन करता है विथ रिंकल्ड सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, रिंकल्ड होती है, तो इस तरीके से इसकी कॉलोनी वहाँ पे डेवलप हो जाती है उस कल्चर मीडियम में। तो ये सारी बातें जो है कि कितने पीएच पर, कितने टेम्परेचर पर और किस न्यूट्रिएंट मीडियम पर ये ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद उसकी जो कॉलोनी होती है वह कैसे दिखती है। तो कॉलोनी इसकी ड्राई है, रफ है, रेज्ड है और इरेगुलर कॉलोनीज़ होती हैं इसकी, और कह सकते हैं कि ये विथ रिंकल्ड सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है वो रिंकल्ड होती है, कुछ खुरदुरी टाइप की होती है। तो ये सारी बातें तो हो जाती हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि पैथोजेनिक होता है, उसको हम पढ़ते हैं उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ और उसके वैरुलेंस फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने जो भी बैक्टीरिया पढ़ा है इसके पहले, उसमें सब में हम लोगों ने एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ और उसके वैरुलेंस फैक्टर के बारे में जाना है, तो हम यहाँ पे भी इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि इट्स सेल वॉल पैजेस एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, इसकी जो सेल वॉल होती है ना इसमें एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल मेक रिजिडिटी, इसको एक मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, दृढ़ता देता है ऑफ सेल, इसका जो सेल होता है इसको एक मजबूती प्रदान करता है, इसका जो सेल वॉल होता है, एंड मेक डिफेंस अगेंस्ट, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो अपने आप में डिफेंस बनाती है किसके अगेंस्ट, फैगोसाइटोसिस आप जानते ही हैं कि जो हमारे पास मैक्रोफाज होते हैं, और मैक्रोफाज जो एक हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करती है हमारे बॉडी के अंदर, और वो मैक्रोफाज का काम क्या है कि जो भी पैथोजन या जो भी कोई हमारे पास एंटीजन बॉडी के अंदर जाती है, कोई पैथोजन जाता है, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, तो जो मैक्रोफाज होते हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं, मतलब पहचान करते हैं उसको एनगल्फ करते हैं और उसको किल करते हैं। तो ये फैगोसाइटोसिस, इन सब चीज़ों को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, मोस्टली मैक्रोफाज करता है ये काम। तो इससे इसकी जो सेल वॉल होती है वो फैगोसाइटोसिस से बचाती है, मतलब ये अपने आप को डिफेंस कर लेता है। आल्सो प्रोड्यूस ट्यूबर नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, एक टीएनटी होता है, कहते हैं कि ना ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, इसको ऐसा ही टीएनटी बोलेंगे। और ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है, इसको लाइपो एराबिनोमैनन बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे चल करके। और ट्यूबरकुलिन, ये भी एक टॉक्सिन है जो कि ये प्रोड्यूस करता है। इसके थोड़े से हम इसमें चलते हैं, देखते हैं इसका जो सेल वॉल होता है, इसकी सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसी होती हैं।
तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका ये सेल वॉल है, और सेल वॉल में सबसे जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं माइकोसाइट्स। एक फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड होता है, ये सबसे ऊपर होता है ये। और ये उसके बाद फिर एक लेयर होती है माइकोलिक एसिड की। उसके बाद की जो लेयर होती है वो एराबिनो गैलेक्टैन की होती है, जिसको एक ये इसके बॉडी को या इसके पूरे सेल को डिफेंस प्रोवाइड कराता है, फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर जो तीसरी एक और जो उसके अराबिनो गैलेक्टैन की नीचे की अगर बात करते हैं, उसके लेयर के नीचे पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टाइडोग्लाइकैन भी इसकी बॉडी को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। और नीचे की बात करते हैं सबसे नीचे, तो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर इसके सेल वॉल में मौजूद होती हैं। तो ये पूरा इसका जो है इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स वैरुलेंस फैक्टर। मीन्स कि कौन कौन से इसकी जो बॉडी है, इसके बॉडी के जो सेल वॉल है, इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और कौन से ऐसे टॉक्सिन्स है जो ये प्रोड्यूस करता है और जिससे डिजीज़ कॉज करता है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में और इसके वैरुलेंस फैक्टर में। अब हम चलते हैं थोड़ा जो कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बैक्टीरिया का, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोल रहे हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसे, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, मीन्स कि ये कैसे डिजीज़ कॉज करता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस में। तो पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो हम पहले ही जान लें कि जो ये टीबी जो ये काज करता है, और ये बॉडी के अंदर पाया जाता है ये। और ये बॉडी के अंदर दो तरीके से ये पाया जाता है, एक तो ये लैटेंट फेज में होता है और एक होता है एक्टिव फेज में। तो जो लैटेंट फेज इसका होता है वो तो चुपचाप पड़ा रहता है इस बॉडी के अंदर, वो एक्टिव नहीं रहता है, वो चुपचाप बॉडी में पड़ा रहता है, वो उसकी एक्टिविटी नहीं रहती है। तो ऐसे फेज को हम बोलते हैं लैटेंट फेज या लैटेंट फेज। और दूसरा एक्टिव फेज, जो एक्टिव फेज होता है वो डिजीज़ कॉज करता है तुरंत। तो ये दोनों तरीके से बॉडी के अंदर पहुँचे रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पैथोजेनेसिस में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का सोर्स क्या हो सकता है, कहाँ से किसी के बॉडी में ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है कैसे ये पहुंचता है किसी के बॉडी के अंदर। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में हम देखते हैं तो पहला इसमें ह्यूमन, एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में पहुंच सकता है। फिर दूसरा क्या है इसमें, कंटामिनेटेड फूड है, ऐसा कोई फूड जिसमें कंटामिनेशन हो, पहले से मौजूद हो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और उसको खाने से बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा तो उसको भी ट्यूबरकुलोसिस काज कर जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर है एनिमल इन्फेक्टेड मिल्क, एनिमल है और वो जो कि ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड हो, या कह सकते हैं उसका जो मिल्क है उसमें ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर मौजूद है तो वो क्या कर सकता है कि जो भी उसको इंटेक करेगा इस इन्फेक्टेड मिल्क को, कंटामिनेटेड मिल्क को, तो वो वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन मीन्स कि कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुँचता है। ये तो सारे सोर्स की बात हो गई। सोर्स में हमने बताया आपको कि ह्यूमन भी सोर्स है, कंटामिनेटेड फूड भी सोर्स है, और एनिमल इन्फेक्टेड मिल्क भी सोर्स है। फिर दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, एक इन्फेक्टेड बॉडी से एक हेल्दी बॉडी में कैसे पहुँच जाता है, हाउ द वे दिस बैक्टीरिया रीचेस फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन टू द हेल्दी वन। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये देखो, ये जो ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं तो ट्रांसमिशन में कह सकते हैं ना इनहेलेशन मोड का मतलब जब हम सांस लेते हैं अगर आसपास कहीं पे मौजूद है तो हमारे सांस के थ्रू, या जब हम इनहेल करते हैं बॉडी में ऑक्सीजन, या कह सकते हैं कि जब गैसों का हम इनहेल करते हैं तो हम हवा के साथ वो हमारे बॉडी के अंदर पहुँच सकता है। और दूसरा फिर क्या है, इनाकुलेशन मोड का मतलब है कि कैसे भी आपके बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाए, दिस इज़ द इनाकुलेशन मोड। और इंजेक्शन मोड भी हो सकता है, जैसे कि हम इंजेक्शन मोड की हम बात करते हैं तो जैसे कि हम इन्फेक्टेड मिल्क अगर हम खा लें या पी लें उसको, या उसका हम यूज़ कर लें फूड के रूप में, तो उसको हम इंजेक्शन मोड बोलेंगे। तो वो भी एक तरीका है ट्रांसमिशन होने का। और मैक्सिमम जो होता है इनहेलेशन मोड के द्वारा ही ट्रांसमिट होकर के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ये पहुँचते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इनहेलेशन से होता है, और इनाकुलेशन बिल्कुल रेयर है, और कुछ माने में जो है इन्फेक्टेड मिल्क या जैसा कि इंजेक्शन मोड की बात करते हैं। फिर क्या होता है जब बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो कौन से पैथोजेनिक इवेंट्स होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि इनहेल हो गया, इनहेल का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कोई किसी को कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एयर में मौजूद रहते हैं, वो 8 घंटे तक वो वहाँ पे वो एक्टिव रह सकता है, वो अलाइव रह सकता है वो।
तो क्या कहते हैं ना कि जब वो हम इनहेल करते हैं तो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ड्रॉपलेट्स जैसा लिखा है यहाँ पर, ड्रॉपलेट इनहेल कर लिया जाता है, तो यहाँ पे वो लंग्स में पहुँच जाते हैं। लंग्स मीन्स लंग्स की एल्वियोलाई में पहुँच जाते हैं वो, और बाइंड विथ मैक्रोफाज। और वो क्या करता है ना, जब एल्वियोलाई के अंदर पहुँच जाता है तो जो कोई भी एंटीजन या कह सकते हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर पहुँचता है तो हमारे पास एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। डिफेंस मैकेनिज़्म WBC जिसको हम कह सकते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स से ही एक हमारे पास मोनोसाइट सेल्स होती हैं। मोनोसाइट सेल से ही मोनोसाइट सेल से एक डिफरेंशिएट होकर के एक मैक्रोफाज एक सेल का फॉर्मेशन करती है, जो कि मैक्रोफाज डिटेक्ट करता है किसी भी जो कि कह सकते हैं कि लंग्स में जो भी जो ये बैक्टीरिया एंट्री कर गया है, तो मैक्रोफाज क्या करता है, उसको बाइंड कर जाता है, उसको जुड़ जाता है उससे। इसको हम क्या, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं इसको, मैक्रोफाज को, विथ लाइपो एराबिनोमैनन, इसके साथ लाइपो एराबिनोमैनन के साथ जो है ये मैक्रोफाज से जुड़ जाता है। और होता क्या चीज़ है, इफ़ नॉट किल्ड, अगर ये मैक्रोफाज से, कभी कभी होता क्या चीज़ है कि मैक्रोफाज इस जो लंग्स के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहुंच चुका होता है, ये मैक्रोफाज उसको डिटेक्ट करता है, उसको एनगल्फ करता है और उसको किल कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि इफ़ नॉट किल्ड बाय द मैक्रोफाज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट आप ज़रा ध्यान से देखेंगे इन सब चीज़ों को, कि इफ़ नॉट किल्ड बाय द मैक्रोफाज, ये एम और ये जो निशान बना हुआ है आपको, इसका मतलब है मैक्रोफाज की हम बात करते हैं। अगर सीधी भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ये लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर जो ये पहुँच जाता है, मैक्रोफाज उसको किल कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है कि जो है उसका फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। मैंने बताया था कि इसके पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये उसको किल नहीं कर पाता है या किल फेल कर जाता है, फैगोसाइटोसिस फेल हो जाता है, उसको नहीं मार पाता है। तो क्या करता है ना, ये मैक्रोफाज के अंदर ही सर्वाइव कर जाता है, चुपचाप से वहीं पे पड़ा रहता है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, इन्फेक्ट लंग्स, और उसको फिर बाद में एक्टिव होकर के वो क्या करेगा, इन्फेक्ट लंग्स को फिर से इन्फेक्शन करेगा अपर पोर्शन में, लंग्स के अपर पोर्शन में जा करके वो इन्फेक्शन करेगा। अपर पोर्शन में इसलिए रहता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, इसलिए मोस्टली अपर पार्ट में ही इन्फेक्शन करता है। फिर धीरे से क्या होगा कि ये जब इन्फेक्शन करेगा तो एक विशेष टाइप की एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे लंग्स में होता है। लंग्स की जो सेल्स होती हैं वो इन्फ्लामेशन के कारण, ढेर सारी इन्फ्लामेशंस हो जाती हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर इसका इन्फेक्शन रहता है। और वो जो सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे मैक्रोफाज है, टी सेल्स होती हैं, मैक्रोफाज होती हैं, मोनोसाइट सेल्स होती हैं, वो सब उस इन्फेक्टेड लंग्स के पास जहाँ पे वो बैक्टीरिया मौजूद होता है, वहाँ पे चारों तरफ से इसको घेर लेती हैं। और घेर लेती हैं तो जो हमारे जो लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने लगता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जो इन सब चीज़ों से लड़ता है, जैसे कि जो बॉडी के अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब पहुंचता है या लंग्स में जब पहुंचा हुआ है, तो वो जो अपने पास एक हमारा जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, वो इसको जा करके किल करने की कोशिश करता है। तो किल करने की वजह से क्या होता है ना, कि जैसे कि हमने बताया आपको कि जहाँ पर वो इन्फेक्टेड लंग्स में वो मौजूद होता है, उस जगह पर ढेर सारे जो है मोनोसाइट सेल्स और मैक्रोफाज, टी सेल्स, वो इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा होकर के उसको किल करने लगती हैं उन सेल्स को। और इन सब सेल्स को जब किल करने लगती हैं तो आसपास के जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नेक्रोसिस हो जाती है उसमें, और एक लिक्विड टाइप का फॉर्मेशन कर लेता है पूरा, एक छोटा छोटा टुकड़ा ढेर सारे अलग अलग जगहों पर ऐसे लगता है ना, डिस्ट्रॉय सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है जहाँ पर ये तमाम सेल इकट्ठा हो जाते हैं। और इसको हम बोलते हैं घान फोकस। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, इसको हम घान फोकस बोलते हैं। इसके बीच बीच में कुछ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, कुछ वाइटी स्ट्रक्चर भरा होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं घान फोकस। तो इस तरीके से ये पूरा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर देता है और हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है, उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पर ये देखिए, हमने आपको बना के बता दिया है। जैसे ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बड़ा सा है, इसको हम बोलते हैं मैक्रोफाज है। ये मैक्रोफाज में क्या होता है कि हमारे पास मैक्रोफाज के अंदर एक छोटा सा फैगोसोम्स होता है, और ये फैगोसोम्स होता है और एक लाइसोसोम होता है मैक्रोफाज सेल के अंदर। मैक्रोफाज सेल के अंदर एक छोटा, आप दाहिने तरफ ऊपर देख रहे हैं, इसको फैगोसोम्स लिखा हुआ है, एक छोटा सा नीचे है, इसको लाइसोसोम बोलते हैं। और फैगोसोम क्या करता है ना कि वो जो बैक्टीरिया जो इसने एनगल्फ करके अपने अंदर ले लिया है, तो उस बैक्टीरिया को जो फैगोसोम्स होते हैं वो उसको घेर करके अंदर पकड़ के रखते हैं उसको। और कुछ टाइम में क्या होता है कि जो हमारा लाइसोसोम होता है और फैगोसोम्स होते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करके क्या करते हैं कि ये लंग्स के अंदर ही सारे काम हो रहे हैं,
ये फैगोसोम्स और लाइसोसोम फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करके क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको किल कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि द मैक्रोफाज एनगल्फ बैक्टीरिया इन फैगोसोम्स। फैगोसोम्स के अंदर बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है, घेर लेता है। द फैगोसोम फ्यूज विथ लाइसोसोम, लाइसोसोम से ये फ्यूज़ कर जाता है एंड फॉर्म लाइसोजाइम, और एक स्पेसिफिक लाइसोजाइम का फॉर्मेशन कर लेता है विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ये एक सिंपल प्रोसेस है कि जब फैगोसोम्स लाइसोसोम्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज़ करने के बाद एक स्पेसिफिक जो है लाइसोजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या करता है कि ये जो एनगल्फ बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको किल कर देता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जैसा कि होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बट सम टाइम ड्यू टू द लाइपोएराबिनोमैनन, लाइपोएराबिनोमैनन क्या होता है का फ्यूज़न ऑफ फैगोसोम्स, जो फैगोसोम्स की हम बात करते हैं जो कि मैक्रोफाज में मौजूद होता है, फैगोसोम एंड लाइसोसोम इन ए कंप्लीस्ट एंड बैक्टीरिया नॉट किल्ड। क्या होता है कि ड्यू टू द लाइपोएराबिनोमैनन फ्यूज़न ऑफ फैगोसोम्स एंड लाइसोसोम नॉट एक्म्प्लिस्ड। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में, थोड़ा सा कहीं से आप लोग ख्याल कर लीजिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। लाइसोसोम और फैगोसोम को क्या कर देता है कि नॉट एक्म्प्लिस्ड, तो उनका फ्यूज़न नहीं होने पाता है, एंड बैक्टीरिया नॉट किल्ड, और जब उनका फ्यूज़न नहीं होगा, लाइसोजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पर मरेगा नहीं एंड सर्वाइव। और फिर क्या करेगा, जब मरेगा नहीं तो क्या करेगा, वो सर्वाइव इनसाइड और किल्ड मैक्रोफाज। या तो मैक्रोफाज को ही मार देगा, और या तो क्या करेगा, उसी के अंदर चुपचाप वो पड़ा रहेगा। और जब चुपचाप पड़ा रहता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि वो लैटेंट फेज में चुपचाप से पड़ा रहता है। एंड कम इन ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ से धीरे से कहाँ पे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। एंड इनफेक्ट अदर मैक्रोफाज, और ये जाकर के किसी दूसरे मैक्रोफाज को भी इन्फेक्ट करेगा। द मैक्रोफाज प्रेजेंट द बैक्टीरियल टॉक्सिन टू इट्स MHC सेकेंड। जो मैक्रोफाज होता है, जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, वो अपने MHC सेकेंड पर इस बैक्टीरिया को प्रेजेंट करता है। इसका MHC सेकेंड होता है मैक्रोफाज का, और ये प्रेजेंट करता है किसको, टी सेल को, इन द लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड में पहुंचने के बाद ये टी सेल को मैक्रोफाज क्या करता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो मौजूद जो भी कुछ है, उसकी जो टॉक्सिन्स या जो भी कुछ है, वो अपने MHC सेकेंड पर इसको प्रेजेंट कर देता है। किसको प्रेजेंट को डिनोट करता है, और उसको डिटेक्ट करके कौन आता है, टी हेल्पर सेल उससे आकर के मैच करेगा। टी हेल्पर सेल हम लोग जानते हैं कि टी सेल्स जो है ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में ये फंक्शनल होते हैं, काम करते हैं ये। और ये हमने बताया, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये मैक्रोफाज है, और अपने MHC सेकेंड पर इसके एंटीजन को, या कह सकते हैं कि इसके टॉक्सिन्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, और इसको डिटेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पर, TH सेल या टी हेल्पर सेल, और ये अपने CD4 के द्वारा इससे मैच कर जाता है, जुड़ जाता है। अब क्या होगा इसमें कि जब ये जुड़ जाता है तो ये जो हमारा मैक्रोफाज होता है ये इंटरल्यूकिन 12 ये रिलीज़ करता है एंड एक्टिवेटेड TH सेल, और जब ये रिलीज़ करेगा तो वही हमारा इंटरल्यूकिन हमारे TH सेल को एक्टिवेट करेगा। देन TH सेल रिलीज़ इंटरल्यूकिन 2, और जब ये हमारा TH सेल जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करेगा एंड कंप्लीट एक्टिवेशन ऑफ द TH सेल, और जिससे कि हमारा जो TH सेल होता है कंप्लीटली ये जो है एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या होता है कि जब ये कंप्लीट रूप से हमारा TH सेल एक्टिव हो जाता है तो एक इसमें जो है इंटरफेरॉन गामा ये रिलीज़ करता है। TH सेल हमारा जो होता है, जो कि जुड़ा हुआ है मैक्रोफाज से, ये जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करता है, और ये एक्टिवेटेड मैक्रोफाज अब ये कंप्लीट रूप से क्या करेगा, मैक्रोफाज को एक्टिवेट कर देगा। फिर यहाँ पर देखते हैं नीचे जो लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीट एक्टिवेशन ऑफ TH सेल, और जब TH सेल कंप्लीट रूप से एक्टिवेट हो जाता है एंड प्रोलिफरेशन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मोर TH सेल्स, और क्या करेगा ना, बहुत सारे TH सेल को और इकट्ठा कर लेगा, बुला लेगा अपने पास, रिजल्टिंग स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। और लिम्फ नोड में चूँकि ये पहुँच चुका था तो वहाँ पे क्या करेगा, और ढेर सारे जो है प्रोलिफरेशन दैट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ मोर TH सेल, ढेर सारे TH सेल वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, बन जाएंगे,
lymph nodes में, and then produce interferon ये प्रोड्यूस करेगा टू एक्टिवेट मैक्रोफाज, और मैक्रोफाज को एक्टिवेट करेगा, सो दैट मैक्रोफाज फिर क्या करेंगे, जब इंटरफेरॉन ये रिलीज़ करता है TSL ढेर सारा, तो क्या करेगा कि ये एक्टिवेट करेगा मैक्रोफाज पे, सो दैट मैक्रोफाज प्रोड्यूसेस कीमोकाइंस करेगा, ये रिलीज़ करेगा मैक्रोफाज, और कीमो अट्रैक्टेंट्स को रिलीज़ करेगा, और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर को रिलीज़ करेगा, इसको हम TNF भी बोलते हैं, एंड इंटरल्यूकिन फर्स्ट इसको भी ये रिलीज़ करेगा मैक्रोफाज। दीज कॉजेज़ फीवर, और इन सब जब ये कंप्लीट रूप से एक्टिव हो जाता है मैक्रोफाज, तो ये तमाम कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं, कीमोकाइंस हैं, और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये सब जो है मैक्रोफाज रिलीज़ करता है। और एक खास बात और है कि ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट भी रिलीज़ करता है, और इन सब जब ढेर सारी ये सब तमाम चीज़ें वहाँ मैक्रोफाज से रिलीज़ होती हैं, तो ये कॉज करता है, फीवर कॉज करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और भी तमाम चीज़ें, एंड वेट लॉस, ये तमाम चीज़ें ये कॉज कर जाता है। तो स्टूडेंट, मैं कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी कि कैसे ये क्या कॉज करता है, ये आप चाहें तो एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, और इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो पैथोजेनेसिस अगर आप चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये जो हमारा जो दूसरे पेज का जो आखिरी है जहाँ पे लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स गॉन फोकस, वहीं तक आप चाहेंगे तो रहने देंगे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप लिखेंगे। लेकिन अगर आपको समझने वाली बात है तो आप इस जो थर्ड पेज की बात हम कर रहे हैं कि कैसे ये जुड़ता है और कैसे किल करता है और कैसे घान फोकस का फॉर्मेशन करता है। तो हमने भी देखा क्या चीज़ कि जो मैक्रोफाज था, मैक्रोफाज ये अपने उसको कैसे प्रेजेंट करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के एंटीजन को, और जो कि TSL उससे जाके अटैच करता है, और फिर कैसे क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होती हैं, और फिर कैसे कंप्लीट रूप से हमारा मैक्रोफाज जो है एक्टिव हो जाता है। और जब मैक्रोफाज एक्टिव हो जाता है तो बहुत सारे और भी केमिकल्स को ये रिलीज़ करता है, जैसे केमिकल्स में मैंने बताया कीमोकाइंस हैं, कीमोटैक्टेंट्स हैं, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स है, और इंटरल्यूकिन फास्ट है। ये सब जब ढेर सारी चीज़ें ये रिलीज़ करने लगता है मैक्रोफाज, तो जिस बॉडी के अंदर ये चीज़ हो रहा है उसको क्या करेगा, उसको फीवर कॉज कर देगा, और भूख नहीं लगेगी उसको, जिसको यहाँ पे लिखा लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। तो अभी तो इतनी चीज़ें हैं, अभी हम आपको आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घान फोकस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो घान फोकस का फॉर्मेशन कैसे होगा, या जो कह सकते हैं कि जो लंग्स है उसमें इन्फेक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपको जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसको सॉल्व करूँगा, और कोशिश करिए कि अच्छे से समझ करके और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। और जो रेस्ट पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसके आगे फिर क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको राइट कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है, अगर आपको समझने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो सिंपली यू आस्क मी और योर कोऑर्डिनेटर, एंड I will solve your all kinds of problem concerning with this Mycobacterium tuberculosis. Thank you so much. Stay happy. Thank you so much.